रोम एक दिन में नहीं बना था, ये कहावत तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि टाइबर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव आखिर एक ऐसी सुपर पावर कैसे बन गया जिसने 2000 साल तक दुनिया पर राज किया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के ऐतिहासिक सफर को डीकोड करने वाले हैं। और सच मानिए, ये कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। और हाँ, इसे सिर्फ बीता हुआ इतिहास मत समझिए। आज हम जो शब्द रोजमर्रा की राजनीति में इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे रिपब्लिक, डिक्टेटर, सेनेट या वीटो, इन सब की जड़ें सीधे तौर पर प्राचीन रोम से ही जुड़ी हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स और आर्मी का जो पूरा स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं, उसकी नींव इसी सभ्यता ने रखी थी। तो इस पूरी टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत कैसे हुई, रिपब्लिक का विस्तार कैसे हुआ, जूलियस सीजर की वो मशहूर कहानी, उसके बाद का पागलपन और शांति, और आखिर में इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक महाशक्ति की उत्पत्ति, मिथक से लेकर असलियत तक की कहानी। रोम की शुरुआत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। पुरानी कहानियों और रोमन इतिहासकारों की माने तो रोमुलस और रेमस नाम के दो अनाथ जुड़वा भाइयों को एक भेड़िए ने पाला था और उन्होंने ही ये शहर बसाया। सुनने में काफी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लगता है ना? लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल सबूतों और मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो सच्चाई थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है। करीब 625 ईसा पूर्व में कुछ छोटे छोटे गांवों के लोगों ने बाहरी हमलों से खुद को बचाने के लिए टाइबर नदी के पास एक साथ आकर एक छोटा सा सेटलमेंट बनाया था। शुरुआत में तो रोम में राजाओं का ही राज चलता था, लेकिन 509 ईसा पूर्व में वहां के लोगों ने अपने आखिरी अत्याचारी राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका और यहीं से शुरुआत हुई रोमन रिपब्लिक की। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सत्ता में आते ही सेनेट तुरंत दो गुटों में बंट गई। एक तरफ थे पेट्रिशियंस जो बहुत अमीर और ताकतवर थे, और दूसरी तरफ प्लेबियंस जो आम मिडिल क्लास लोग थे। ये क्लास स्ट्रगल रोम की राजनीति का एक बहुत ही गहरा और अहम हिस्सा बन गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रिपब्लिक का विस्तार। कैसे युद्ध और विजय ने इस सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। रोम की मिलिट्री पावर कितनी खौफनाक और विशाल थी, इसका अंदाजा कार्थेज के पतन से लगाया जा सकता है। प्यूनिक युद्धों के दौरान रोम ने अपने इस सबसे बड़े दुश्मन का लिटरली नामो निशान मिटा दिया। जरा सोचिए, तीसरे प्यूनिक युद्ध में करीब 2 लाख लोग मारे गए थे और जो 50,000 बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। पूरे के पूरे शहर को जलाकर खाक कर दिया गया था। ये वो पल था जब रोम ने साबित कर दिया कि उससे टकराने का अंजाम क्या होता है। अब इन लगातार जीतों से रोम को अपार धन तो मिला ही, साथ ही ग्रीक वास्तुकला और फिलॉसफी भी उनके कल्चर में गहराई से घुल मिल गई। लेकिन इस अथाह पैसे और पावर का एक डार्क साइड भी था। अमीर एलीट क्लास और गरीब जनता के बीच की खाई बहुत तेजी से गहरी होती गई। जो भी नेता गरीबों के हक की बात करता, उसकी हत्या कर दी जाती। और यहीं से रोम में शुरू हुआ राजनीतिक अस्थिरता और खूनी गृह युद्धों का वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी अराजकता के बीच से एक ऐसा नाम उभर कर आया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, जूलियस सीजर। सीजर की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। गैलिक युद्धों में सीजर ने करीब 30 लाख गॉल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 10 लाख लोग मारे गए और 10 लाख को गुलाम बना लिया गया। इस भयंकर जीत ने सीजर को आम जनता का हीरो तो बना दिया, लेकिन सेनेट के अंदर उसकी बढ़ती ताकत को लेकर खौफ पैदा हो गया। एब्सोल्यूट पावर की ये भूख एक बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही थी। सीजर, पॉम्पे और क्रैसस के बीच बना पावरफुल अलायंस क्रैसस की मौत के बाद टूट चुका था। पॉम्पे ने सेनेट के साथ मिलकर सीजर को वापस लौटने का आदेश दिया, लेकिन सीजर हथियार डालने वालों में से कहाँ था। 49 ईसा पूर्व में उसने अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पार कर ली। ये वो एक्सट्रीम कदम था जिसने रोम को एक भयंकर गृह युद्ध में झोंक दिया, और अंततः सीजर ने खुद को जीवन भर के लिए डिक्टेटर घोषित कर दिया। एट टू ब्रूट, ये वो शब्द हैं जो शायद इतिहास के सबसे बड़े धोखे को बयान करते हैं। सीजर का डिक्टेटर बनना सेनेट के कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वो वापस रिपब्लिक चाहते थे। और फिर सेनेट के फर्श पर वो हुआ जिसने रोम को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा सदमा तो सीजर को तब लगा जब उसने देखा कि उसके हत्यारों में उसका सबसे करीबी, जिसे वो अपने बेटे जैसा मानता था, ब्रूटस भी शामिल था।
उस दिन सेनेट की उस मीटिंग में सीज़ा को घेरकर उस पर लगातार 23 बार चाकू से वार किया गया। हत्यारों को लगा था कि सीज़ा को मारकर वो रिपब्लिक को बचा लेंगे और सारी पावर उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। सीज़र जनता के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इस क्रूर हत्या ने रोम को तुरंत एक और बड़े पैमाने के गृह युद्ध की आग में धकेल दिया। सालों तक चली खूनी लड़ाइयों, बदलते गठबंधनों और नौसैनिक युद्धों के बाद आखिरकार जब धूल छटी तो बाजी मारी सीज़र के ग्रैंड नेफ्यू ऑक्टेवियन ने। उसने अपने ही साथी मार्क एंटनी और इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा को बैटल ऑफ एक्टियम में शिकस्त दी। 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन नवजात रोमन साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया और उसने खुद को ऑगस्टस नाम दिया। इसी के साथ रोमन रिपब्लिक का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। चौथा हिस्सा, शांति, पागलपन और अराजकता। एम्परर्स के दौर का ये एक ऐसा रोलर कोस्टर था जिसे समझना बेहद जरूरी है। दशकों तक चले खून खराबे और गृह युद्ध के बाद ऑगस्टस का शासन एक ठंडी हवा के झोंके जैसा था। नागरिकों के लिए स्थिर और संघर्ष मुक्त शासन की अहमियत बहुत ज्यादा थी। ऑगस्टस के इस 41 साल के दौर को पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति कहा जाता है। ये वो वक्त था जब लड़ाइयां रुकी, प्रोग्रेसिव कानून बने और पूरा फोकस वास्तुकला पर किया गया। लेकिन ये शांति हमेशा नहीं टिकने वाली थी। कैलिगुला और नीरो जैसे अजीबोगरीब शासकों ने साम्राज्य को फिर से अंधेरे में ढकेल दिया। वो मशहूर कहावत है ना, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। भले ही ऐतिहासिक तौर पर यह बात पूरी तरह साबित ना हो, लेकिन ये उस दौर के पागलपन को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। इन सम्राटों ने खजाने खाली कर दिए, बेगुनाहों की जान ली और पूरे शहर में तबाही मचाई। नीरो की आत्महत्या के बाद तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। 69 ईस्वी का साल पूरी तरह से अफरा तफरी का साल था। इसे ईयर ऑफ द 4 एम्परर्स कहा जाता है। ये 12 महीनों का एक ऐसा उन्मत्त दौर था जिसमें लगातार हिंसक तख्तापलट हुए। फाइनली जनरल वेस्पेसियन ने आकर व्यवस्था संभाली और उसी ने विश्व प्रसिद्ध कोलोसियम का निर्माण भी शुरू करवाया। इसके बाद आया अच्छे सम्राटों का युग। ट्रोजन और मार्कस ऑरेलियस जैसे बेहद काबिल नेताओं के राज में साम्राज्य अपने चरम आकार और स्थिरता पर पहुंच गया। रोम की आबादी 1 मिलियन पार कर गई और स्टोइक फिलॉसफी फली फूली। लेकिन ये सारी शांति तब फिर से बर्बाद हो गई जब ग्लैडिएटर फाइट्स का दीवाना कमोडस गद्दी पर बैठा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल कोलैप्स। वो दौर जब ये महान साम्राज्य टूटकर बिखरने लगा। जब एक ही सदी में 25 से ज्यादा सम्राटों का कत्ल हो जाए तो समझ लीजिए कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। रोम इतना विशाल हो चुका था कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया। इस हताशा में 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लिशियन ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया, टेट्रार्की। उसने सत्ता को और इस विशाल साम्राज्य को पश्चिमी और पूर्वी 2 हिस्सों में बांट दिया। बाद में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाकर साम्राज्य को फिर से एकजुट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अमीर बिजांटियन पूर्व और कंगाली की कगार पर खड़े पश्चिम के बीच की आर्थिक खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। पूर्वी हिस्सा तो अपनी दौलत से मजबूत होता रहा, लेकिन संघर्षरत पश्चिमी रोम बिल्कुल कमजोर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी हिस्सा बाहरी जर्मैनिक कबीलों जैसे गॉथ्स और वैंडल्स के लगातार आक्रमणों का शिकार होने लगा। और यहाँ इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही चौंकाने वाली काव्यात्मक विडंबना पेश करता है। जिस साम्राज्य की शुरुआत रोमुलस नाम के इंसान ने की थी और जिसका पहला सम्राट ऑगस्टस था, उस पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत 476 ईस्वी में एक जर्मैनिक जनरल के हाथों हुआ। और कमाल की बात देखिए, उस वक्त जो आखिरी सम्राट गद्दी से उतारा गया उसका नाम था रोमुलस ऑगस्टस। रोम का ये महाकाव्य जीवन चक्र सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये हमें आज के वर्तमान को गहराई से देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर एक ऐसी सुपर पावर जो 2000 साल तक दुनिया पर राज कर सकती है, वो भी अमीरी गरीबी की खाई, अंदरूनी लड़ाइयों और बाहरी दबावों के आगे घुटने टेक सकती है, तो क्या आज की मॉडर्न वैश्विक शक्तियां भी अनजाने में उसी पतन के रास्ते पर तो नहीं चल रहीं? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के इन पन्नों में हमारे आज के लिए बहुत से सबक छिपे हैं।